आज के वीडियो टॉपिक में हम जानेंगे कि ज़मानत क्या होता है, ज़मानत के प्रकार क्या होते हैं और ज़मानत से जुड़े कुछ प्रावधान के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ज़मानत क्या होता है। ज़मानत का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से जेल से रिहा करना जब तक कि उस पर लगे आरोपों की पूरी जाँच ना हो जाए। इसे आसान तरीके से एक कहानी के रूप में हम समझते हैं। ठीक है, तो कहानी में क्या होता है कि एक रवि नामक व्यक्ति रहता है जो कि एक छोटे से गाँव में रहता है। एक दिन गांव में चोरी की घटना होती है और कुछ लोगों ने बिना ठोस सबूत के रवि पर शक जताया। पुलिस ने रवि को हिरासत में ले लिया। इस जो ये रवि दिख रहा है इसको हिरासत में ले लिया पुलिस ने। लेकिन रवि के परिवार वाले, जो इसके परिवार वाले थे, इनको पता था कि इनका बेटा निर्दोष है, जिसने कुछ नहीं किया। उन्होंने यह भी यकीन था कि न्यायालय में उसकी निर्दोषता साबित हो जाएगी। रवि के माता पिता ने एक वकील के संपर्क किया। वकील ने समझाया कि अभी मामले की जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन तब तक वे कोर्ट से रवि की जमानत की गुहार लगा सकते हैं। जमानत का मतलब होगा कि रवि को जांच पूरी होने तक अस्थायी रूप से जेल के बाहर रखा जाएगा। वकील ने कोर्ट में दलील दी कि रवि का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वह जांच में पुलिस का पूरा सहयोग करेगा। कोर्ट ने वकील की बात सुनने के बाद रवि को जमानत मंजूर कर दी, लेकिन एक शर्त रखी कि रवि के परिवार को एक निश्चित राशि कोर्ट में जमा करानी पड़ेगी, जो एक तरह की सुरक्षा राशि होगी जो एक तरह की सुरक्षा राशि होगी। इस राशि को जमानत राशि कह सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि आरोपी फरार नहीं होगा और समय समय पर जांच में सहयोग करेगा। तब आ जाते हैं हमारे मेन पॉइंट पे कि जमानत क्या हो। जमानत एक ऐसी कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को, जिसे अदालत द्वारा किसी मामले में हिरासत में रखा गया है, मतलब एक व्यक्ति को उसने जो अपराध किया है या नहीं किया उसके लिए हिरासत में रख लिया गया है, जिस पर अभी निर्णय बाकी, जिस पर अभी कोर्ट का जजमेंट या निर्णय बाकी है, ट्रायल चल रहा है, उसे कुछ शर्तों के आधार पर स्थायी रूप से, टेम्पररी रूप से रिहा कर दिया जाता है। यह एक प्रकार की सुरक्षा या जमानत राशि होती है, मतलब एक निश्चित राशि जमा करके उसके कुछ टाइम के लिए यह एक प्रकार की सुरक्षा या जमानत राशि होती है जो अदालत के समक्ष जमा की जाती है, ताकि जो व्यक्ति है वो समय समय पर अदालतों में प्रेजेंट हो चुके और अपनी प्रेजेंट को दर्ज करवाता रहे। जमानत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत व्यक्ति के मुकदमे या अपील के लंबित रहने के दौरान सुरक्षा राशि जमा करवा कर जेल से स्थायी रिहाई दिलाती है। अब आगे जानते हैं हम। अब बेल के प्रकार कितने होते हैं। बेल के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: रेगुलर बेल, इंटरिम बेल और होता है एंटीसिपेटरी बेल। सबसे पहले हम सामान्य बेल यानी रेगुलर बेल को जान लेते हैं। यह अदालत, देश की किसी भी अदालत द्वारा दिया जा सकता है, मतलब जो हमारे देश है उसको किसी भी अदालत द्वारा दिया जा सकता है। एक निर्देश होता है, ठीक है, जिससे एक व्यक्ति जो पहले से ही गिरफ्तार, मतलब जो ये व्यक्ति है जो पहले से गिरफ्तार है और पुलिस हिरासत में रखा गया, उसे रिहा कर दिया जाए यानी छोड़ दिया जाए। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को एक छोटे अपराध में पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है तो वह अदालत से सामान्य बेल प्राप्त करता है। जैसे कि उसने किसी को चाटा मार दिया तो वो एक छोटा अपराध है, अदालत से वो सामान्य बेल के लिए गुहार लगा सकता है। आगे जान लेते हैं दूसरा कौन सा बेल है। दूसरा है अंतरिम बेल, जिसे हम इंटरिम बेल कहा जाता है। यह बेल स्थायी और छोटे समय के लिए अदालत द्वारा दी जाती है, मतलब छोटे, 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए दी जाती है ना, ताकि अग्रिम बेल या सामान्य बेल के लिए आवेदन अदालत में लंबित है। जब तक दी जाती है ताकि इसका कोई एंटीसिपेटरी बेल या तो सामान्य बेल अदालत में लंबित, अब इस पर सुनवाई होनी है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं यदि किसी व्यक्ति ने अग्रिम बेल के लिए, इंटरिम बेल के लिए आवेदन किया और उसका निर्णय, अभी उसका डिसीजन लंबित है कोर्ट में, तो उसे स्थायी रूप से अंतरिम बेल दी जा सकती है, 10 या 5 दिन की, जो भी हो। अब लास्ट बेल है वो है एंटीसिपेटरी बेल। एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है? यह एक कानूनी प्रावधान है जो आरोपी को गिरफ्तार होने से पहले बेल के लिए आवेदन करने की अनुमति देती है। जैसे कि किसी आरोपी को लगता है कि वह गिरफ्तार होने वाला है, लेकिन उसने जिस अपराध के लिए वह गिरफ्तार होने वाला है वो अपराध नहीं किया, तो वह सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है। भारत में अग्रिम बेल सीआरपीसी की धारा 438 के तहत सेशन कोर्ट और उच्च न्यायालय द्वारा दी जाती है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध में संलिप्त होने का संदेह है तो वह गिरफ्तार से पहले अग्रिम बेल के लिए आवेदन कर सकता है। अब बेल देते समय लगाई जाने वाली शर्तें कौन सी हैं, चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। बेल देते समय लगाई जाने वाली शर्तें हैं सीआरपीसी की धारा 437 सब क्लॉज 3 के तहत अदालत पर यह निर्णय कर्तव्य है कि वह बेल देने से पहले आरोपी पर कुछ शर्त लगाए। ये शर्तें निम्नलिखित हो सकती हैं। आरोपी कोर्ट में उपस्थित होगा। अगर बेल मिल जाती है उसको तो समय समय पर जब भी उसकी पेशी चलेगी आरोपी कोर्ट में उपस्थित होगा। जैसे कि उसके द्वारा किए गए बॉन्ड, मतलब जो भी बॉन्ड है उसमें शर्तों के अनुसार है। आरोपी इस प्रकार का कोई अपराध नहीं करेगा, मतलब जिस अपराध के लिए वह अंदर हुआ था, जिसके लिए उसको बेल मिली, इसी प्रकार का कोई अपराध और अन्य अपराध नहीं करेगा। आरोपी मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। जैसे कि आरोपी है
है ना, जो मामले के तथ्य हैं और जो व्यक्ति है, जो विटनेस गवाह और दूसरे व्यक्ति है, उनको कोई प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा। आरोपी मामले के साक्ष्यों से छेड़छाड़ नहीं करेगा और जो भी मामला है उसके एविडेंस से ये छेड़छाड़ नहीं करेगा। इस प्रावधान को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा, अब जो कि हमारा नया कानून आ चुका है क्रिमिनल लॉ का, उसकी धारा 480 सब क्लॉज 3 में भी दोहराया गया है। पहले ये 437 सब क्लॉज 3 में था सीआरपीसी के, अब बीएनएस में 480 के तहत है। यह आगे देख लेते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एनएसएस के तहत बेल संबंधित कुछ प्रावधान है। 478 कहता है कि किन मामलों में बेल ली जानी चाहिए, कैसे कौन से मामले होते हैं जिनमें बेल ली जानी चाहिए। 479 ये कहता है कि विचारबंदी कैदी को हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि, जैसे कि जो व्यक्ति है जिसने अपराध किया है वो अभी उसका ट्रायल चल रहा है काफ़ी लंबे समय से और वो जेल में बंद है, तो उसकी अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए कि उसको बेल एक ग्राउंड के रूप में मिल जाए। 480 है ना, सेक्शन 480 क्या कहता है, ये गैर जमानती अपराध के मामलों में कब बेल ली जा सकती है, जैसे कि अपनी हत्या है, हाफ मर्डर है, इन अपराधों जिनको हम गैर जमानती अपराध कहते हैं, इन मामले में कब बेल ली जा सकती है उसके बारे में बात करता है। 481 अपीलीय अदालतों में उपस्थिति के लिए आरोपी को बेल देने का प्रावधान है। ठीक है। 482 हमारा क्या करता है, 482 गिरफ्तारी की आशंका वाले व्यक्ति को बेल देने का निर्देश, पूर्व गिरफ्तारी बेल की बात करता है हमारा। 482 हमारा गिरफ्तारी की, जो व्यक्ति को लगता है कि गिरफ्तार होने वाला, उससे पहले ही व्यक्ति को बेल देने का निर्देश, पूर्व गिरफ्तारी बेल जिसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, उसके बारे में बात करता है। धारा 483 उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालयों के पास विशेष अधिकार है बेल से संबंधित, जो सेशन कोर्ट है और हाई कोर्ट है उनके पास बेल से संबंधित स्पेशल राइट। धारा 484 क्या कहती है, बेल की राशि और उसमें कमी। जब 484 जो सेक्शन है वो बेल की राशि, जो हमको राशि भरनी पड़ती है, बॉन्ड दर्शाना पड़ता है, उसकी राशि और उसमें क्या कमी है उसके बारे में बात करती है। 485 आरोपी और जमानती बॉन्ड के बारे में बात करती है ना, कि आरोपी कौन है उसकी जमानती बॉन्ड के बारे में बात करती है। धारा 486 जमानती द्वारा घोषणा, कि मतलब कि जो व्यक्ति होगा आरोपी, उसका एक जमानतदार होगा, उस जमानती के द्वारा घोषणा की जाती है। ठीक है। 487 हिरासत से रिहाई, 487 बात करता है हिरासत, अगर उसको जेल की हिरासत में रखा गया तो उससे रिहाई के बारे में बात करता है कि अब इसकी जमानत हो चुकी। 488 पहले ली गई बेल अपर्याप्त होने पर पर्याप्त बेल का आदेश देने का अधिकार। ठीक है। 489 हमारी बात करता है जमानतों की मुक्ति, मतलब जमानतों की मुक्ति के बारे में बात करता है। अब 490 बात करता है जमानत की बजाय जमा राशि, मतलब भाई जमानत की बजाय जमा राशि दे दी जाए, उसके बारे में बात करता है। 491 जब बॉन्ड जब्त हो जाए तो उसकी प्रक्रिया। 492 बेल और बॉन्ड का रद्दीकरण के बारे में बात करता है कि जब किसी आरोपी को बेल दी जा जाती है, वो ऐसा कुछ कृत्य कर देता है जिसके कारण उसका बेल और बॉन्ड रद्द किया जाता है, वह इसके बारे में यह धारा बात करती है। आगे चलते हैं। जेल क्यों अपवाद, इसमें एक कोटेशन है कि बेल इज़ राइट एंड जेल इज़ एक्सेप्शन। देख लेते हैं क्या कहती है। किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के हिरासत में रखना उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। किसी व्यक्ति को पूर्व ट्रायल के चरणों में जांच के उद्देश्य या कोई वास्तविक चिंता होने पर ही हिरासत में लिया जा सकता है। मतलब किसी व्यक्ति को पूर्व ट्रायल चरणों में जांच के उद्देश्य या कोई वास्तविक चिंता होने पर ही उसको ट्रायल में रखा जा सकता है या अन्यथा नहीं रखा जा सकता। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण दंडात्मक होता है, मतलब किसी व्यक्ति है ना, उसका जो फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन है वो दंडात्मक होता है और नेचुरल न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है, नेशनल जस्टिस के खिलाफ है। अदालतों का यह कर्तव्य है, कोर्ट का यह कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि व्यक्ति को तब तक हिरासत में ना रखा जाए तब तक कि वह न्याय के हित में ना हो, जब तक कि वो जस्टिस के फेवर में ना हो तब तक उसको हिरासत में ना रखा जाए। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है और पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है ना, किसी व्यक्ति के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप है और पुलिस के पास उस व्यक्ति के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि वह व्यक्ति सबूतों से छेड़छाड़ करेगा या फरार हो सकता है। ऐसे मामले में अदालत इस व्यक्ति को जमानत पर रिहा करने का आदेश दे सकती है, क्योंकि उसे हिरासत में रखने का कोई ठोस कारण नहीं बनता है।